नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मेरे प्रिय लेखक से संबंधित निबंध स्टेप बाय स्टेप करके लिखना सिखाऊंगा। दोस्तों, यह निबंध आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस निबंध को बिहार बोर्ड द्वारा क्लास 10th और क्लास 12th के हिंदी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। अगर दोस्तों आप भी क्लास 10th या फिर क्लास 12th का फाइनल एग्जाम देना चाहते हैं तो यह निबंध आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए इस निबंध को आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले दोस्तों हम लोग लेखक को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, लेखक का मतलब क्या होता है, इससे हम लोग परिचित होते हैं। दोस्तों, लेखक का मतलब होता है सही सही बातों को लिखने वाला, सार्थक बातों को लिखने वाला, सार्थक वाक्यों को लिखने वाला ही लेखक कहलाता है। दोस्तों, जो कहानी लिखते हैं, जो कविता लिखते हैं, जो उपन्यास लिखते हैं, जो गीत लिखते हैं, जो भजन लिखते हैं, जो ग्रंथ लिखते हैं, जो पुराण लिखते हैं, जो वेद लिखते हैं, इन्हें दोस्तों लेखक या फिर कवि कहा जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदी साहित्य में, हमारे अंग्रेजी साहित्य का तो पता नहीं है, अंग्रेजी साहित्य में अंग्रेज हुए हैं, लेकिन हमारे हिंदी साहित्य में और हमारे संस्कृत साहित्य में, मैथिली साहित्य में एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे लेखक हुए हैं जिन्होंने अपना योगदान कविता की दुनिया में, कहानी की दुनिया में, उपन्यास की दुनिया में, गीत की दुनिया में, और इसके साथ ही दोस्तों बहुत सारे ऐसे ऐसे दोस्तों संग्रह हैं जिसमें उन्होंने अपना योगदान दिया था, और उनके ही इस योगदान के कारण हम लोग उनके कविताओं को आज पढ़ते हैं, उनके कविताओं के बारे में आज हम जानते हैं, उनके कहानियों के बारे में हम पढ़ते हैं, उनके कहानियों से हम परिचित होते हैं। दोस्तों, हालांकि जो लेखक कहानियां लिखते हैं वो दोस्तों वास्तविक नहीं होती है, काल्पनिक ही होती हैं, लेकिन हमें उस काल्पनिक घटना से ही, हमें उस काल्पनिक कहानी से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। जो बच्चे होते हैं जो अपना मनोरंजन करना चाहते हैं वो कहानी के माध्यम से अपना मनोरंजन भी कर लेते हैं। दोस्तों, आज इस वर्तमान समय में भले ही कहानी का कोई महत्व नहीं है, कविता का कोई महत्व नहीं है, और साथ ही उपन्यास ग्रंथ का कोई महत्व नहीं है, लेकिन दोस्तों आज से यानी कि आधुनिक समय से पहले जब हमारा संसार, जब हमारा दुनिया, जब हमारा भारत डिजिटल नहीं बना था, जब दोस्तों तकनीक का विकास नहीं हुआ था, उस समय जो दोस्तों बच्चे होते थे वो कहानियां ही सुना करते थे। अपने दादा दादी के साथ बैठकर कहानी सुनते थे, अपने माता पिता के साथ बैठकर कहानी सुनते थे, अपने पाठ के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से, अपने चैप्टर के माध्यम से कहानी पढ़ते थे, सुनते थे और उससे शिक्षा ग्रहण करते थे। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे दोहा भी होते हैं जो कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, और ये दोहा भी कवियों के द्वारा ही लिखे गए हैं, लेखकों के द्वारा ही लिखे गए हैं। इन दोहा के माध्यम से, इन दोहाओं के माध्यम से भी हमें बहुत सी दोस्तों जानकारियों का पता चलता है, बहुत से दोस्तों घटनाओं का हमें पता चलता है, बहुत से हमारे जीवन से जुड़े हुए जो क्रियाएं होते हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। दोस्तों, अगर लड़के अच्छे से लेखक द्वारा लिखे गए कविताओं को अध्ययन करेंगे, उनके कहानियों का अध्ययन करेंगे, तो दोस्तों उन्हें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में शिक्षा की प्राप्ति होगी। वो दोस्तों कहानियों से परिचित होकर अपने आप को सफल बना लेंगे, अपने आप को शांत बना लेंगे। समाज में क्या घटित हो रहा है, क्या घटित नहीं हो रहा है, समाज में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारा चीज़ हमें लेखक द्वारा लिखी गई दोहाओं और कविताओं के माध्यम से पता चल जाता है और हम उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जो एक अच्छा कवि
होता है, जो एक अच्छा लेखक होता है वो दोस्तों किसी का भी बुराई नहीं करता, बिना बुराई किए ही वो अपने शब्दों में ही कुछ ऐसी बातें लिख देता है जो कि लोगों को हैरान करने वाली होती है, जो कि लोगों को अचंभित करने वाली होती है। और यह दोस्तों जो बातें होती है वो 100% सही होती है, हमारे समाज से, हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई ये बातें होती हैं। दोस्तों आपने नाम सुना होगा कबीरदास जी का, उसके बाद दोस्तों आपने नाम सुना होगा तुलसीदास जी का, मुंशी प्रेमचंद का, रामधारी सिंह दिनकर का। ये जो दोस्तों आप लेखक देख रहे हैं ये सब बड़े बड़े लेखक हैं, ये सब बड़े बड़े कवि हैं जिन्होंने दोस्तों हिंदी साहित्य में अपना योगदान बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दिया हुआ है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिंदी साहित्य में ही समर्पित कर दिया है। वे अपने भाषा के माध्यम से, अपने कहानी के माध्यम से ही बच्चों को इतना शिक्षित कर देते हैं, जो बच्चे होते हैं समाज के, उन्हें दोस्तों अपने कहानियों के माध्यम से ही इतना उन्हें ज्ञान प्रदान कर देते हैं कि जो बच्चे हैं वो समझ जाते हैं कि हमारे समाज में कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और कौन सी चीज़ें बुरी हैं, हमारे समाज में, हमारे इस देश में कौन से काम हित वाले होते हैं और कौन से काम अहित वाले होते हैं, यानी कि बिल्कुल भी हित वाले नहीं होते हैं। दोस्तों ये लोग जो लेखक होते हैं, जो कवि होते हैं, ये जो लोग होते हैं वो दोस्तों अपने कहानी, अपने दोहों के माध्यम से ही हमारे जीवन से संबंधित जो सच्चे घटना होते हैं, जो हमारे जीवन के कर्तव्य होते हैं, उसके बारे में बता देते हैं। अगर दोस्तों आप लोग कबीरदास का दोहा सुनते हैं, कबीरदास के दोहा से अगर आप परिचित होते हैं तो आपको पता चलेगा दोस्तों कि कबीरदास ने अपने दोहों के माध्यम से लोगों के जीवन से संबंधित कितनी सारे बातें लिखी हुई हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें कभी भी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, हमें इस संसार में मानवता का धर्म निभाना चाहिए, हमें ईश्वर ने इस संसार में जिस उद्देश्य के लिए जन्म दिया है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए, हमें हमेशा और हमेशा ईश्वर की प्राप्ति के लिए तत्पर रहना चाहिए, ईश्वर में ही हमें अपना मन लगाना चाहिए। ये संसार एक माया है, ये संसार एक सपना है। इन सभी के बारे में दोस्तों हमें पता चलती है कबीरदास जी के दोहों से। और भी दोस्तों ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिनके दोहों से, जिनकी कविताओं से, जिनके कहानियों से, जिनके उपन्यासों से हमें बहुत सारे दोस्तों घटनाओं के बारे में पता चलता है। बहुत सारे दोस्तों हमारे जीवन से संबंधित, जो हमारे जीवन से संबंधित दोस्तों जो क्रियाएं होते हैं, आर्थिक जो झगड़े होते हैं, जो दोस्तों आर्थिक हमारे जीवन से जुड़े हुए, जो भी दोस्तों हमारे जीवन से जुड़े हुए घटनाएं होते हैं, उन सब के बारे में दोस्तों हमें पता चलता है उनके कहानियों से। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग समझ पा रहे हैं कि जो भी लेखक इस संसार में जन्म लिए हैं उन्होंने किसी चीज को लिखने में अपना कितना ज़्यादा समय दिया है, किसी चीज को दोस्तों व्यक्त करने में, अपने शब्दों में, किसी भी चीज को अपने शब्दों में, भाषा में व्यक्त करने में उन्होंने दोस्तों कितना ज़्यादा अपना समय दिया है, अपना जीवन उसमें समर्पित किया है। दोस्तों हमें ऐसे लेखकों का सम्मान करना चाहिए, हमें ऐसे लेखकों को बिल्कुल भी अपने जीवन में भूलना नहीं चाहिए। जब तक हमारा हिंदी साहित्य है, हमारा संस्कृत साहित्य है, हमें अपने इस साहित्य में इन लेखकों का सम्मान करना चाहिए जो कि समाज के आर्थिक सुधार के लिए, समाज के जाति सुधार के लिए, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने कविताओं और साथ ही अपने कहानियों के माध्यम से कितनी अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाई हैं, लोगों को बताई हैं, लोगों को उससे परिचित कराई हैं। दोस्तों आप जानते होंगे कि जो अमिताभ बच्चन जी हैं, उनके जो पिताजी थे वो भी दोस्तों एक बहुत ही बड़े लेखक थे जिनका नाम हरिवंश राय बच्चन था। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन ने भी बहुत सारे ऐसे कविताएं, ऐसे निबंध और बहुत सारे ऐसे कहानियां लिखी हैं जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी है, जो कि शिक्षा प्रदान करने वाली है। अगर हम उन्हें पढ़ते हैं तो दोस्तों हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज भले ही आजकल के जो बच्चे हैं वो कहानियों को महत्व ना दे, वो ग्रंथों को महत्व ना दे, वो गीता को महत्व ना दे, वो पुराणों को महत्व ना दे, वो उपन्यासों को महत्व ना दे, वो भक्ति गीत को महत्व ना दे, लेकिन दोस्तों अगर जो भी बच्चे इन सभी चीज़ों को महत्व देते हैं तो दोस्तों वो शिक्षा से परिचित हो जाते हैं,
वो समाज के लिए बेहतर बन जाते हैं, वो समाज में अच्छा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो दोस्तों आजकल गाना सुनते हैं, आजकल के डेट में क्या है, आज के इस वर्तमान समय में क्या है दोस्तों, आज के इस वर्तमान समय में ऐसे दोस्तों कैरेक्टर ले से सिंगर हो रहे हैं, ऐसे कैरेक्टर ले से लेखक हो रहे हैं जो कि कुछ भी लिख दे रहे हैं। उनके लेखन से दोस्तों कई बेटी बहनों का इज्जत नीलाम होता है, इज्जत समाज में बदनाम होता है, मतलब उनका नाम समाज में बदनाम होता है। दोस्तों आप जानते होंगे कि भोजपुरी में कई ऐसे सारे गाने हैं जो दोस्तों लड़कियों पर बने हुए हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है, इससे हमारे समाज में लड़कियों का नाम बदनाम होता है। जो भाभी होती हैं, जिसे माँ का रूप दिया जाता है, माँ का दर्जा दिया जाता है, वो भी दोस्तों बदनाम होती है। तो जो भोजपुरी साहित्य है, भोजपुरी साहित्य में आने वाले आज इस वर्तमान समय में जो लेखक हैं, वो दोस्तों इतना गलत काम कर रहे हैं, इतना दोस्तों लेखक के माध्यम से यानी कि अपने लेखन के माध्यम से इतने गलत अपशब्द और असभ्य भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं कि जो हमारे समाज के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, समाज के लिए बिल्कुल भी हित में नहीं है। दोस्तों हमें ऐसे लेखकों का, हमें ऐसे राइटर का, हमें ऐसे कवियों का बिल्कुल भी दोस्तों सम्मान नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें समाज से ऐसे कवियों का दोस्तों, ऐसे लेखकों का दोस्तों, ऐसे जो गायक हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए। तो अभी जाकर जो हमारा समाज हो सकता है वो बेहतर बन सकता है। जिस समाज में अगर दोस्तों महिलाओं की इज्जत नहीं है, किसी की बेटी का इज्जत नहीं है, किसी के बेटे का इज्जत नहीं है, तो दोस्तों वो समाज बिल्कुल भी अच्छा समाज नहीं है, वो बिल्कुल भी सभ्य समाज नहीं है। एक सभ्य समाज तभी हो सकता है जब उस समाज में हर एक कैटेगरी, हर एक जाति, हर एक धर्म के लड़की को सम्मान मिलेगा, उसका इज्जत होगा, तभी जाकर दोस्तों हमारा समाज सभ्य बन सकता है। तो आजकल के जो भी लेखक है वो पैसे के कारण ही दोस्तों कुछ भी गाकर निकल देते हैं, कुछ भी गाकर दोस्तों वो निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे गाना है जिसमें दोस्तों लहंगा चोली तो उठा दे घुसा दे, ऐसा दोस्तों बात तो वो अपने भाषा में, अपने गाना में दोस्तों प्रयोग करते हैं जो कि बिल्कुल भी सुनने लायक नहीं रहता है। तो दोस्तों ऐसे गानों को हम लोगों को बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहिए। हम सभी को ऐसे गानों को दोस्तों रोक लगाना चाहिए, ऐसे गानों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, ऐसे कवियों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को लेखक से परिचित कराया। अब बात करते हैं मेरे प्रिय लेखक का। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए मैंने आप लोगों को बताया ना कि हमारे हिंदी साहित्य में, हमारे संस्कृत साहित्य में एक से बढ़कर एक लेखक जन्म लिए जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान लेखन की दुनिया में दिया है, लेखनशाला की दुनिया में दिया है। तो दोस्तों इन सभी लेखकों में कोई एक ऐसा लेखक होता है जो हमारे लिए बहुत ही प्रिय हो जाता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें फिल्म इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे हीरो हैं, लेकिन इन सभी हीरो में कोई एक ऐसा हीरो होता है जो हमारे लिए बहुत ही प्रिय हो जाता है। किसी का प्रिय अक्षय कुमार है, किसी का प्रिय सलमान खान है और किसी का प्रिय शाहरुख खान है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जिनका फिल्म अच्छा लगता है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उन्हें अपना प्रिय मान लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हमें जिनकी कहानी अच्छा लगता है, जिनकी कविताएं अच्छा लगता है, जिनके उपन्यास अच्छे लगते हैं, उन्हें ही हम प्रिय कवि मान लेते हैं। दोस्तों आप अपने एग्जाम में प्रिय कवि के स्थान पर किसी का भी आप नाम ले सकते हैं जो आपके लिए प्रिय होंगे। दोस्तों आप चाहें तो मुंशी प्रेमचंद के स्थान पर रामधारी सिंह दिनकर का भी नाम ले सकते हैं, नलिन बिलोचन शर्मा का भी नाम ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों बहुत सारे ऐसे दोस्तों लेखक हैं जिनका नाम आप अपने इच्छा के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार ले सकते हैं। मैंने इस वीडियो में दोस्तों प्रिय लेखक के रूप में मुंशी प्रेमचंद को लिया हुआ है। मुंशी प्रेमचंद को इसलिए लिया हुआ है क्योंकि दोस्तों यह प्रॉपर किसी के प्रिय लेखक नहीं है, बल्कि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके यह प्रिय लेखक हैं। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद को ही लिया है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए कुल जितने सारे उपन्यास, कविताएं और कहानियां हैं, जितने सारे निबंध हैं, ये सभी के सभी निबंध, कहानियां, उपन्यास
उपन्यास हमें शिक्षा प्रदान करने वाले हैं। दोस्तों हमें इन कहानियों से शिक्षा की प्राप्ति होती है, हमें इन कहानियों से ज्ञान की प्राप्ति होती है और साथ ही दोस्तों हमें मनोरंजन भी प्राप्त होता है, हमें अच्छा भी लगता है, हमें खुशी भी मिलता है। इसलिए जो लोग होते हैं, पहले जो लोग थे वो क्या करते थे कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियों को पढ़ा करते थे, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानियों को सुना करते थे। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा हम यहाँ पर चलते हैं परिचय पर। परिचय में दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सबसे महान और प्रसिद्ध कहानीकारों और उपन्यासकारों में से एक हैं। जो मुंशी प्रेमचंद जी थे वो ना केवल हिंदी के ही महान कवि थे बल्कि वो दोस्तों उर्दू के भी सबसे महान और प्रसिद्ध यानी कि बहुत ही जाने माने, बहुत ही विख्यात, सभी लोग उनके बारे में जानते थे। ठीक है, बहुत ही विख्यात कहानीकारों और उपन्यासकारों में से एक हैं। ठीक है, कौन? तो मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, उनका असली नाम दोस्तों आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का जो असली नाम है वो क्या है? अगर नहीं जानते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जान लीजिए। मुंशी प्रेमचंद जी का जो असली नाम है वो है दोस्तों धनपत राय श्रीवास्तव। क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। लेकिन साहित्य दुनिया में, साहित्य यानी कि हिंदी साहित्य के दुनिया में उनका जो नाम है वो क्या है दोस्तों? वो है मुंशी प्रेमचंद। हिंदी साहित्य की दुनिया में उन्हें मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है, मुंशी प्रेमचंद के नाम से संबोधित किया जाता है, ना कि धनपत राय से संबोधित किया जाता है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद को कथा साहित्य का सम्राट भी कहा जाता है। दोस्तों कहानी कथा इन दोनों में अंतर होता है। ठीक है दोस्तों, कहानी से हमें शिक्षा के साथ मनोरंजन भी मिलता है, लेकिन कथा से हमें केवल और केवल शिक्षा ही मिलता है, केवल और केवल ज्ञान ही मिलता है। इसलिए दोस्तों हम लोग कथा को पवित्र मानते हैं, कथा को बिल्कुल भी दोस्तों अपवित्र नहीं मानते हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी को कथा साहित्य का सम्राट भी कहा जाता है। अगर कथा लिखने में कोई माहिर था, कथा लिखने में अगर कोई आगे था, कथा लिखने में अगर किसी का नाम पहले आता था तो दोस्तों वो आता था मुंशी प्रेमचंद जी का, इसलिए उन्हें सम्राट कहा जाता है। किस साहित्य का? तो कथा साहित्य का। आगे दोस्तों कहा जा रहा है वे अपनी श्रेष्ठ कहानियों और उपन्यासों के बल पर आज तक हिंदी साहित्य जगत पर छाए हुए हैं। सही बात है, आज भी लोग मुंशी प्रेमचंद जी का नाम लेते हैं। आज भी बहुत सारे दोस्तों स्कूलों के किताबों में, हिंदी किताबों में और उर्दू के किताबों में, इसके साथ ही दोस्तों कभी कभी संस्कृत के किताबों में भी दोस्तों ऐसा देखा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई जो कहानियाँ हैं वो दोस्तों दिया जाता है। इंग्लिश के किताब में भी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई जो कविताएं हैं, जो कहानियां हैं वो दोस्तों बच्चों को दिया जाता है पढ़ने के लिए, ताकि बच्चे वो कहानियां पढ़कर कुछ सीखे, कुछ जाने। क्योंकि आजकल के बच्चों के पास बिल्कुल भी अलग से टाइम नहीं है कोई चीज़ पढ़ने का, उनके पास केवल और केवल टाइम है मोबाइल देखने का, टीवी देखने का और साथ ही इधर उधर की बातें करने का, घूमने का, बस यही टाइम है। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि अलग से वे प्रॉपर कहानी पढ़ ले किताब लेकर, तो वो नहीं पढ़ पाएंगे। उनका इंटरेस्ट ही आज के इस डेट में नहीं रह पाया है, उनका इंटरेस्ट ओनली फॉर बतियाने में रह गया है, बिल्कुल भी दोस्तों किसी कहानी या उपन्यास को पढ़ने में नहीं रह गया है। जब स्कूल के माध्यम से, स्कूल के प्रेशर से बच्चों को मुंशी प्रेमचंद या फिर अन्य लेखक द्वारा लिखी गई कहानियों से परिचित कराया जाता है, अन्य कविताओं से परिचित कराया जाता है, तो जो लोग दोस्तों बच्चे होते हैं वो इन कहानियों से बहुत सारे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका इंटरेस्ट उन लेखकों में बढ़ता है। वो दोस्तों उस लेखक को फॉलो करते हैं जिस लेखक की कहानियां उन्हें अच्छा लगती है। धीरे धीरे जब उनका इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है तो दोस्तों वो क्या करते हैं कि उनकी कहानियों को पढ़ना शुरू कर देते हैं, और भी कहानियां दोस्तों उनकी ढूंढना शुरू कर देते हैं, और भी कहानियां पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनका धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। कब? जब स्कूल के किताबों के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद या फिर किसी अन्य लेखक द्वारा लिखी गई कहानियों से परिचित कराया जाता है तब। ठीक है, आगे दोस्तों कहा जा रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदी कहानी का नाम
लेते ही जिनका नाम पहला नाम ओठों पर आता है वह है मुंशी प्रेमचंद। अगर दोस्तों बात करें कहानी का, तो जो प्रेमचंद है उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियां लिखा है बच्चों के लिए जो कि मनोरंजन वाली है, जो कि शिक्षा प्रदान करने वाली है, शिक्षा प्रदत्त कहानियां है। अगर आप उस कहानी को पढ़ते हैं, उस कहानी के बारे में अगर आप जानते हैं, तो दोस्तों आपको बहुत ही खुशी मिलेगी, आपको अंदर से बहुत ही शांति मिलेगी, आपका मन अंदर से खुश हो जाएगा। दोस्तों कहानियों में भी मुंशी प्रेमचंद का जो स्थान था वो अन्य लेखकों की तुलना में दोस्तों प्रथम था। प्रथम तो नहीं बोलेंगे, लेकिन दोस्तों उनका स्थान अग्रणी था। ठीक है, अग्रणी कहने का मतलब आगे था। ठीक है, प्रथम नहीं बोलेंगे, बहुत सारे ऐसे लेखक थे दोस्तों। आगे है, उनकी रचनाओं में भारतीय समाज की सच्चाई, मैंने बतेबे किया, हमारे समाज से जुड़े, हमारे जीवन से जुड़े, हमारे देश से जुड़े, हमारे जीवन की क्रियाओं से जुड़े, हमारे जीवन के रोजमर्रा जिंदगी से संबंधित जो घटना है उनसे जुड़े दोस्तों, जो भी घटना है उन सभी घटनाओं को वो कौन लेखक है, जो लेखक होते हैं वो दोस्तों अपने भाषा से, अपने दोहा से, अपने कविताओं से लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आगे है, भारतीय समाज की सच्चाई, गरीबी, ग्रामीण जीवन और आम आदमी की पीड़ा का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। सजीव चित्रण कहने का मतलब कि जब दोस्तों आप लोग उनके द्वारा लिखे गए कहानियां उपन्यास को पढ़ते हैं, तो पढ़ने से ऐसा पता चलता है कि ये सारे घटनाएं आपके आंखों के सामने ही घटित हुई है, या फिर घटित होने वाली है, या फिर हो रही है। यानी कि जब आप पढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि ये घटनाएं वास्तव में घटी होगी या फिर घट रही है। तो इसलिए दोस्तों उस कविता में, उस पाठ में जान आ जाता है जब आप उसका अध्ययन करते हैं तो। ठीक है, आगे यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। कहा जा रहा है, उनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे समाज की वास्तविकताओं को बिना किसी लाग लपेट के, कौन? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, उनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे समाज की वास्तविकताओं को, यानी कि समाज में जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो भी समाज में दोस्तों वास्तविकता है, समाज की वास्तविकता क्या है? समाज की वास्तविकता है जाति प्रथा, धर्म। आप समझ सकते हैं कि समाज में लोगों को धर्म के आधार पर बांटा जाता है, काम के आधार पर बांटा जाता है, जाति के आधार पर बांटा जाता है, रंग के आधार पर बांटा जाता है, ऊंच नीच के आधार पर बांटा जाता है, गरीबी और अमीरी के आधार पर बांटा जाता है। तो दोस्तों इन सभी कृतियों को दूर करने के लिए, इन सभी बुराइयों को दूर करने के लिए जो लेखक होते हैं वो अपने भाषा के माध्यम से, अपने कविता के माध्यम से, अपने उपन्यास के माध्यम से लोगों को परिचित कराते हैं, लोगों को इन सब के बारे में बताते हैं कि हमें बिल्कुल भी किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी के भी साथ हमें ऊंच नीच का भावना नहीं रखना चाहिए। इस संसार में ईश्वर ने जिसको जैसा जन्म दे दिया, जिस रूप में दिया, वो इस संसार का सबसे खूबसूरत इंसान है। ठीक है, हमें कभी किसी के साथ कुछ भी हमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमारा कोई हक बनता ही नहीं है। अगर हम समाज का अच्छा नागरिक हैं तो हमें सबके साथ भी अच्छाई पेश आना चाहिए, हम सबके साथ भी अच्छाई करें, यही दोस्तों हमारा कर्तव्य होता है। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है, बिना किसी लाग लपेट के सामने रखते थे, यानी कि बिना किसी झिझक के, बिना कोई डर के वो समाज के सामने रखते थे। जो भी समाज की बुराइयां थी उन बुराइयों को समाज में सामने रखते थे, ताकि समाज के जो अच्छे लोग हो वो उन बुराइयों को दूर कर सकें। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने समाज के बहुत सारे बुराइयों को दूर करके इस समाज को सभ्य बनाया है, इस समाज में जो भी रहने वाले छोटे वर्ग के जाति के जो लोग थे उनको जीने लायक बनाया है, उनको इस भारत देश में स्थान दिया है, उनको भी दोस्तों इस भारत देश में नाम दिया है। ठीक है, आज जो लोग हैं वो दोस्तों उनको सम्मान देते हैं, उनको प्रतिष्ठा मिलती है। अगला भाग है मुंशी प्रेमचंद का परिचय। इसमें आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद का परिचय मिलेगा कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था, वो दोस्तों क्या करते थे, उनकी परिस्थिति कैसी थी, किस तरीके से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, उनकी शादी किससे हुई, ये सारा चीज़ें आप लोगों को इसमें जानने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम इसमें चलने का प्रयास करते हैं। इसमें दोस्तों लिखा हुआ है मुंशी प्रेमचंद का परिचय, यानी कि मुंशी प्रेमचंद का इंट्रोडक्शन आप लोगों को जानना है। इसमें कहा जा रहा है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880। ठीक है, 31 जुलाई 1880। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी, दोस्तों वाराणसी जो शहर है वो उत्तर प्रदेश राज्य में ही है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे।
उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी शहर से 4 मील दूर लमही गांव में हुआ था। किस गांव में? लमही गांव में। लमही गांव में ही मुंशी प्रेमचंद जी ने जन्म लिया था। अभी उनकी आयु 7 वर्ष ही थी कि माता जी का निधन हो गया। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जब मुंशी प्रेमचंद का आयु 7 वर्ष था, उसी आयु में उनके माता का निधन हो गया। यानी कि उनकी जो माता थी वो दोस्तों स्वर्ग सिधार गई थी। ठीक है, पिता ने दूसरा विवाह रचा लिया, यानी कि जो पिता थे उन्होंने पुनर्विवाह कर लिया। यहाँ पर बात करते हैं आगे। कहा जा रहा है अब बालक मुंशी प्रेमचंद, अब 7 साल का लड़का कितना बड़ा होगा बताइए? बालक ना होगा, बच्चे ना होगा जी। कहा जा रहा है अब बालक मुंशी प्रेमचंद के कंधों पर असमय, देखिए जिम्मेदारी भी दोस्तों मिलती है समय से। ठीक है, समय से जिम्मेदारियां दी जाती है बच्चों को। जब बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, जब बच्चे घर को संभालने लायक हो जाते हैं, तब जाकर उसके माता पिता उसको जिम्मेदारी देते हैं घर चलाने की और घर को आगे बढ़ाने की। ठीक है, घर के जो सदस्य हैं उनका जो भी दोस्तों होता है संभालने वाला जो क्रिया होता है वो दोस्तों उनको दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मुंशी प्रेमचंद है वो तो दोस्तों बिल्कुल भी संभालने लायक थे ही नहीं, उनको तो और ही संभलता था। लेकिन जब 7 वर्ष की आयु में उनकी माता का मृत्यु हो गया और पिता ने दूसरा विवाह कर लिया, तो दोस्तों इससे इनका जो जीवन था वो दोस्तों काफी दयनीय हो गया था। वो बचपन के उम्र में, यानी कि वो बचपन में ही दोस्तों अपने घर का पूरा गृहस्थी संभाल लिए थे, अपने घर का पूरा बोझ उठा लिए थे, क्योंकि उनके घर का पूरा बोझ उनके सर पर ही आ गया था। ठीक है, आगे कहा जा रहा है वे दिन भर पढ़ते, शाम को ट्यूशन करते। ठीक है, दिन भर क्या करते थे? दिन भर पढ़ते थे और शाम को ट्यूशन करते थे और दारिद्र का साफ ढोते हैं। दारिद्र कहने का मतलब है कि जब वे पढ़ लिख कर शाम को घर लौटते थे तो शाम में खाने के लिए उनके घर में कुछ भी नहीं रहता था। तो दोस्तों खाना की व्यवस्था के लिए, भोजन की व्यवस्था के लिए फिर वो घर से बाहर निकलकर बाहर चल जाते थे। घर से बाहर निकलकर वो दोस्तों काम की तलाश में चल जाते थे ताकि उन्हें कुछ पैसों की प्राप्ति हो जिससे वो अनाज खरीद सके खाने के लिए। ठीक है, ऐसे दोस्तों उनका बचपन कटा है। इतना दोस्तों कष्ट से उनका बचपन कटा है। किनका? मुंशी प्रेमचंद जी का। जिस बच्चे के माता पिता है वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। जिस बच्चे के माता पिता है उन बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। जिस किसी भी माता पिता के बच्चे हैं दोस्तों समझ लीजिए कि उस बच्चे के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी कष्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि माता पिता उसके ऊपर ढक कर रहते हैं, यानी उसके सामने खड़े रहते हैं। कोई भी बाधा आती है तो उन बाधाओं को वो दूर कर देते हैं। लेकिन जिस बच्चे के पास माता का साया ही ना हो, पिता का साया ही ना हो, तो वो बच्चा इस संसार में अकेला हो जाता है, अनाथ हो जाता है, निर्धन हो जाता है, दरिद्र हो जाता है। ठीक है, उसको कोई भी संभालने वाला होता नहीं है सिवाय ईश्वर के। आगे इसमें देख सकते हैं दोस्तों, कहा जा रहा है 1905 ईस्वी में उन्होंने शिवरानी देवी नामक कथा लेखिका से, ठीक है ध्यान से समझिएगा, 1905 ईस्वी में उन्होंने शिवरानी देवी नामक कथा लेखिका से पुनर्विवाह कर लिया। दोस्तों एक लेखिका थी जिनका नाम था शिवरानी देवी। हो सकता है कि इनका दोस्तों पहले विवाह हुआ होगा, हो सकता है पति मर गया होगा, या हो सकता है छोड़ दिया होगा। तो दोस्तों इस लेखिका से ही जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं उन्होंने 1905 ईस्वी में विवाह कर लिया था। ठीक है, अगर आ जाए क्वेश्चन कि मुंशी प्रेमचंद की पत्नी का नाम क्या है तो आप लोग बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, क्या नाम है? तो शिवरानी देवी। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर चलते हैं अगला भाग में दोस्तों। प्रेमचंद एक शिक्षक और सरकारी कर्मचारी भी रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य को समर्पित कर दिया। यानी कि हिंदी साहित्य में आकर उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दोस्तों वो लेखक से पहले शिक्षक भी रह चुके हैं और साथ ही सरकारी कर्मचारी भी रह चुके हैं। अपनी जीविका को चलाने के लिए उन्हें जो भी काम मिला उन कामों को पूरा करने के लिए दोस्तों, वो उन कामों से अपना आय प्राप्त करने के लिए दोस्तों उन्होंने उस कामों को किया था। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं अगले भाग का। अगला भाग में है मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं की विशेषताएं। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं की विशेषताओं में हमें जानना क्या है? हमें दोस्तों इसमें जानना है कि उनकी जो रचनाओं की विशेषताएं थी वो क्या क्या थी। ठीक है, हमें दोस्तों इसके बारे में ही जानना है। तो दोस्तों इसमें कहा जा रहा है मुंशी प्रेमचंद की कहानियां और उपन्यासों में समाज का यथार्थ मतलब सही जो बातें होती है वो। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद
की कहानियों और उपन्यासों में समाज का यथार्थ यानी कि सही सही चित्रण होता है। सही बात है भाई, अगर आप किसी भी कवि या लेखक का दोस्तों, जो पहले के लेखक थे, जो पहले के कवि थे, अगर आप उनका कविता उठा लीजिए या उनका आप कोई उपन्यास उठा लीजिए या कोई आप उनका कहानी उठा लीजिए, तो दोस्तों उनमें आप लोगों को यथार्थ चित्रण देखने को मिलेगा, सही सही बातें उनमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें है उन्होंने समाज में व्याप्त, क्या कहा जा रहा है दोस्तों, उन्होंने समाज में व्याप्त जातिवाद, गरीबी, अन्याय और शोषण के खिलाफ अपनी कलम चलाई। दोस्तों लेखकों का ही देन है, जो कवि हैं उनका ही देन है, जिसके कारण हमारे आज समाज से जातिवाद की भावना कम हो चुकी है, हमारे इस समाज से अन्याय की जो भावना है वो कम हो चुकी है। यानी कि लोग अन्याय तो करते हैं लेकिन उतने ज़्यादा मात्रा में नहीं करते जितना ज़्यादा मात्रा में पहले होता था। पहले दोस्तों खुले आम अन्याय होता था, लोग बिल्कुल भी छोटे की वैल्यू नहीं देते थे। जो गरीब लोग हुआ करते थे, जो नीच लोग हुआ करते थे, जो मध्यम वर्ग के लोग हुआ करते थे, जो दोस्तों छोटे कास्ट वर्ग के लोग हुआ करते थे, उनको बिल्कुल भी समाज में सम्मान नहीं मिलता था। जिन महिलाओं के पति मर जाते थे, जब वे विधवा हो जाती थी तो उन विधवाओं को समाज में बिल्कुल भी सम्मान नहीं मिलता था। उन विधवाओं को समाज में मनहूस के रूप में देखा जाता था कि ये एक मनहूस है, ये बिल्कुल भी समाज में रहने योग्य नहीं है। उन सभी विधवाओं को, उन सभी दोस्तों छोटी जो जातियां हैं, जो छोटे जाति जो लोग हैं, उन सभी को सम्मान देने में जो महत्वपूर्ण योगदान किसी का रहा है वो रहा है दोस्तों लेखकों का। जो सही सही जो दोस्तों व्यक्ति थे, जो अच्छे अच्छे महापुरुष थे, उनका योगदान रहा है। आज उनके योगदान के कारण ही हमारा समाज इतना सुधर पाया है। उनके दोस्तों योगदान के कारण ही, उनके दोस्तों प्रयास के कारण ही आज हमारे इस समाज में जिनका दोस्तों पति मर चुका है उनका भी पुनर्विवाह हो रहा है। ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। नहीं तो पहले क्या था, पहले दोस्तों बिल्कुल भी उस लड़की का विवाह नहीं होता था जिसके पति मर जाते थे। आगे कहा जा रहा है उनकी भाषा सरल, सहज और आम बोल चाल की है। यानी कि अगर आप मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कोई भी कहानी, उपन्यास या फिर दोहा को पढ़ते हैं तो उस दोहा, कहानी और उपन्यास से आपको ये पता चलेगा कि उनकी जो भाषाएं हैं वो सरल है। सहज का मतलब होता है आसान है, और साथ ही आम बोलचाल, आप उन भाषाओं को अपनी भाषा में दोस्तों यूज करते हैं, यानी कि आप उन भाषाओं को समझ सकते हैं, कहीं पर भी आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे है इसमें देख सकते हैं उनकी रचनाओं में पाठक को पात्रों का जीवन सजीव और सच्चा प्रतीत होता है, जैसे कि वे हमारे आसपास ही मौजूद हो। मैंने बताया कि आप लोगों को जब दोस्तों आप लोग या मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी या फिर उपन्यास को पढ़ते हैं तो पढ़ने से ऐसा पता चलता है कि ये घटनाएं हमारे आंखों के सामने ही घटित हुई है, या फिर घटित होने वाली है, या फिर समाज में घटित हो रही है। ठीक है, अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसा पता चलता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा लगता है कि ये सारे बातें सच हैं, और सच दोस्तों होता भी है, बस वो क्या करते हैं कि अपने भाषा के रूप में कॉपी पर लिख देते हैं। ठीक है, ताकि लोग क्या करें, इस पर एक्शन लें, इस पर आवाज उठाएं, समाज में जो कुरीतियां हैं उसे दूर कर सकें। दोस्तों अगला भाग है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं में दोस्तों हमें क्या जानना है, जो मुंशी प्रेमचंद ने रचनाएं की हैं उन रचनाओं के बारे में हमें जानना है। ठीक है, वैसे तो मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारे रचनाएं की हैं, लेकिन उनमें से जो रचनाएं मुख्य हैं, जो प्रमुख हैं, जो ज़्यादा दोस्तों प्रसिद्ध हैं, उन रचनाओं के बारे में ही हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इसमें दोस्तों कहा जा रहा है मुंशी प्रेमचंद ने 300 के लगभग कहानियां लिखी। देखिए यहाँ पर ना उपन्यास की बात हो रही है, ना दोहा की बात हो रही है, और ना ही दोस्तों किसी कविता की बात हो रही है। ओनली फॉर यहां बात हो रही है कहानियां की। दोस्तों अगर बात करें कहानियों का तो यहां पर देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद ने टोटल 300 यानी कि टोटल यानी लगभग दोस्तों अप्रॉक्सीमेट मान के चलते हैं 300 कहानियां दोस्तों लिखी है। आप समझ सकते हैं कि 300 कहानियां कितना ज्यादा हो सकता है। ठीक है, वो अकेले ही लिखे हैं 300 कहानियां। उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियां इस प्रकार है, जैसे कफन। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। पूस की रात 10 क्लास की इंग्लिश के जो किताब है उसमें दोस्तों मिलेगा, पहले चैप्टर में ही पूस की रात है। उसके बाद जॉर्नी नाइट टाइम है, उस चैप्टर का जॉर्नी नाइट। अगला है शतरंज के खिलाड़ी। अगला है दूध का दाम, 2 बैलों की कथा, पंच परमेश्वर। दोस्तों पंच परमेश्वर आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा 11th क्लास में। 11th क्लास में नहीं, 12th क्लास की हिंदी का जो किताब है ना उसमें दोस्तों आप लोगों को पंच परमेश्वर पढ़ने को मिलेगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है। इससे आप लोगों को बहुत ही शिक्षा मिलेगा। यह कहानी समाज से संबंधित है। ठीक है, कि पंचों को क्या राय लेना चाहिए, पंचों
पंचों का क्या कर्तव्य होता है, पंच अपने समाज को किस तरीके से संभालते हैं, ये सारे बातें उस कहानी से हमें दोस्तों देखने को मिलती है। ठीक है, आगे यहाँ पर चलते हैं। आगे दोस्तों इसमें है उनके उपन्यास। अब बात करते हैं उपन्यास का। यहाँ पर जो आप नाम देख रहे हैं ना, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब क्या है, ये सब दोस्तों उपन्यास है। ठीक है, यहाँ पर हम गबन में थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर हमें इसमें जानकारी प्राप्त करते हैं। गबन क्या है दोस्तों, गबन एक उपन्यास है, मध्यम वर्ग की लालच और उसकी परेशानियों का चित्रण करता है। जो गबन दोस्तों उपन्यास है वो क्या करता है, जो गबन उपन्यास है वो मध्यम वर्ग की लालच और उसकी परेशानियों का चित्रण करता है। ठीक है, उससे हमें परिचित कराता है। 2 नंबर में है गोदान। दोस्तों यह भी उपन्यास बहुत ही दोस्तों परिचित है। इसमें कहा जा रहा है उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जो एक गरीब किसान होरी के जीवन की दुखद गाथा है। अगर दोस्तों आप गोदान को पढ़ते हैं, अगर आप गोदान को पढ़ते हैं तो दोस्तों उसमें आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि उसमें एक दोस्तों किसान है जिसका नाम क्या है, होरी, और होरी की उसमें दुखद गाथा का वर्णन किया गया है। इस उपन्यास में ग्रामीण भारत की समस्याओं, किसान, आगे क्या है यहाँ पर समझिएगा, उपन्यासों नहीं है, समस्याओं हैं, और उसके बाद भारत की समस्याओं, ग्रामीण भारत की समस्याओं। ठीक है, ग्रामीण भारत की समस्याओं, किसान की दुर्दशा और उसकी जीवन संघर्ष को बखूबी दर्शाया गया है। दोस्तों हमारे समाज में, हमारे इस देश में किसानों की कैसी दुर्दशा होती है, कैसा दोस्तों किसानों का जीवन होता है, किसान किस तरीके से मेहनत करके फसलें उगाते हैं, उनका जीवन दोस्तों कितना कष्टदायक होता है, इन सब के बारे में उसमें बताया गया है। यह भी दोस्तों एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है जिसका नाम है कफन। इसमें कहा जा रहा है यह एक प्रसिद्ध कहानी है, यह दोस्तों एक कहानी है। ठीक है, उपन्यास नहीं है, यह कहानी है। यह एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें एक गरीब पिता और पुत्र की दयनीय स्थिति को दिखाया गया है। संक्षिप्त विवरण बस दोस्तों इसमें दिया गया है। अगर आप इस कहानी से परिचित होते हैं, इस कहानी को पढ़ते हैं, तो उस कहानी से आपको यह पता चलेगा कि उसमें एक गरीब पिता है और साथ ही एक पुत्र है जिनकी स्थिति कैसी है, जिनकी स्थिति बहुत ही खराब अर्थात दयनीय है, जो अपनी पत्नी या माँ के कफन के पैसे शराब में उड़ा देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि यह कहानी कितना दोस्तों दर्दनाक हो सकती है, कितना शिक्षा प्रेरित हो सकती है, कितना ज्ञानवर्धक हो सकती है। यह कहानी मानवीय संवेदनाओं और गरीबी की त्रसादी को दर्शाती है। जो इंसान गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो इंसान जब कोई उनके घर में डेथ कर जाता है, वो इंसान अपने मृत्यु वाले इंसान का, जिसका मृत्यु हो चुका है, उस इंसान का किस तरीके से वो अंतिम संस्कार करते हैं, उसी के बारे में दोस्तों इसमें बताया गया है। आज भी दोस्तों हमारे इस देश में ऐसे बहुत सारे गरीब हैं जिनके पास कफन खरीदने तक के भी पैसे नहीं होते हैं। उनके घर में अगर किसी परिजन का, किसी सदस्य का मृत्यु हो जाता है तो दोस्तों उनको जलाने के लिए या फिर उन्हें गाड़ने के लिए जो भी दोस्तों परंपरा कहता है, उसके अनुसार उनके पास वो भी पैसा नहीं होता है जिससे कि वो अपने परिजन का, अपने सदस्य का अंतिम संस्कार कर सके। तो दोस्तों उसी भावना का, उसी दोस्तों सच्चाई का इस कहानी में चित्रण किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगा कि इंसान के जीवन में पैसे का कितना ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, आगे भी कुछ है, आगे है ईदगाह। दोस्तों ईदगाह भी बहुत ही दोस्तों यह फेमस कहानी है। ठीक है, ईदगाह बहुत ही फेमस कहानी है। बहुत सारे बच्चों को ईदगाह के बारे में परिचित कराया जाता है। ठीक है, इसमें दोस्तों जानते हैं, इसमें चिमटे की कहानी है जिसमें दोस्तों एक पात्र है जिसका नाम है हामिद। हामिद है ना, हामिद उसका नाम है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है एक छोटी सी कहानी जिसमें एक गरीब बच्चे हामिद की कहानी, देखिए इसमें आया भी है, हामिद की कहानी है जो ईद के मेले से अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। यह कहानी निस्वार्थ प्रेम और त्याग का अद्भुत उदाहरण है। दोस्तों आजकल के जो प्रेम करते हैं, जो भी प्रेम करते हैं आजकल, जो भी लड़का लड़की करे या फिर पुत्र पिता से करे, जो भी दोस्तों दो अगर व्यक्ति एक दूसरे से अगर प्रेम करते हैं तो उनके बीच में स्वार्थ छिपा रहता है। अगर दोस्तों आज के इस डेट में कोई बेटा अगर अपने पिता का सेवा भी कर रहा है तो दोस्तों हो सकता है कि वो धन के लिए कर रहा हो, जमीन के लिए कर रहा हो, किसी न किसी दोस्तों वो काम के लिए वो कर रहा है। जो बेटे बिना किसी स्वार्थ के अपने माता पिता, भाई या फिर अपने बहन की सेवा करते हैं, अपनी पत्नी की सेवा करते हैं, वो इस समाज के बहुत ही अच्छे बेटे होते हैं, वो इस समाज के बहुत ही अच्छे नागरिक होते हैं। लेकिन आज के इस समय ऐसा बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। दोस्तों प्रेम का मतलब होता है निस्वार्थ। प्रेम का मतलब
मतलब क्या होता है? निस्वार्थ। दोस्तों जहाँ पर स्वार्थ आएगा वहाँ पर प्रेम नहीं होगा, और जहाँ पर प्रेम होगा वहाँ पर स्वार्थ नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेम का सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? प्रेम का सबसे अच्छा उदाहरण दोस्तों मछली हो सकता है। मछली क्यों हो सकता है? क्योंकि दोस्तों अगर आप मछली को पानी से निकाल दीजिएगा तो मछली बिना पानी के डेड कर सकती है, मर सकती है। वो बिना पानी के बिल्कुल भी जीवित रह ही नहीं सकती है। दोस्तों जिसके बिना आप जी जाएं, जिसके बिना आप जीवित रह जाएं, वो बिल्कुल भी प्रेम होता ही नहीं है। दोस्तों जो इंसान जिसके बिना जीवित नहीं रहता है, जो भी इंसान जिससे प्रेम कर रहा है, अगर वो उसके बिना जीवित नहीं रह पाता है तो उसे ही प्रेम कहते हैं। एक छोटा बच्चा हो गया, अगर एक छोटे बच्चे को माँ से अलग कर दिया जाए तो दोस्तों वो बच्चा रोते रोते मर जाएगा। अगर किसी जानवर के बच्चे को उसके माँ से अलग कर दिया जाए, अगर किसी पक्षी के चूजे को उसकी माँ से अलग कर दिया जाए तो वो मर जाता है। इसे ही सच्चा प्रेम कहा जाता है। जिस प्रकार से एक मछली किससे प्रेम करती है? पानी से प्रेम करती है। बिना पानी के दोस्तों वो मर जाती है। ऐसा ही प्रेम हमें भी करना चाहिए। हम प्रेम चाहे दोस्तों अपने माता से करें, पिता से करें, अपने पत्नी से करें, भाई से करें, बहन से करें, हम इस तरीके से प्रेम करें कि हम उनके बिना रह ही ना पाए। ठीक है, बात यहाँ पर ये है, रह ही ना पाए इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको अपने आंखों के सामने रखें। दोस्तों आपके अंदर ऐसा प्रेम होना चाहिए कि आप बराबर उसके बारे में पूछते रहें, उनसे बात करते रहें, हाल चाल लेते रहें। यही दोस्तों प्रेम है। ठीक है, साफा अगर आप छोड़ दीजिएगा, उसके बारे में कुछ भी अगर आप जानकारियाँ प्राप्त नहीं कीजिएगा, उसका हाल चाल नहीं लीजिएगा, वो कैसे हैं कैसे नहीं है उसके बारे में नहीं जानिएगा, तो जानते हैं क्या होगा दोस्तों? दिन प्रतिदिन जो रिश्ता होगा, जो रिलेशनशिप होगा, वो कमज़ोर होते चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है प्रेरणा का स्रोत है, यहाँ पर कुछ मोटिवेशन मिलने वाला है। क्या मोटिवेशन मिलेगा भाई? यहाँ पर देखिएगा, कहा जा रहा है मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ और उपन्यास हमें समाज की सच्चाई से रूबरू कराते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, और सोचने पर मजबूर करते हैं। आगे है, कैसे साधारण लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपने नैतिकता यानी कि अच्छे विचार और सच्चाई को बनाए रखते हैं। बहुत सारे समाज में, हमारे इस देश में, हमारे इस दुनिया में दोस्तों ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने सच्चाई को नहीं छोड़ते हैं, अपने धर्म को बिल्कुल भी नहीं भूलते हैं, अपने जो ईमानदारी है उसको बिल्कुल भी जाने नहीं देते हैं। ठीक है, ईमानदारी को बिल्कुल भी अपने अंदर मरने नहीं देते हैं। आज उन्हीं लोगों के कारण ही हमारा जो समाज है वो दोस्तों चल पाता है। वैसे ही लोगों के कारण ही हमारे समाज में जो बेटियां होती हैं, जो माताएं होती हैं, वो सुरक्षित रह पाती हैं, वो शाम को भी, नाइट को भी अपने घर सही से पहुंच पाती हैं। जो दोस्तों एक ऑटो वाला होता है जो कि दोस्तों ट्रेवल करवाता है, यात्रियों को उनके घर तक पहुंचाता है, अगर वो रात के समय किसी की बेटी या किसी के बहन को सही सलामत घर तक छोड़ दे रहा है तो वो भी दोस्तों हमारे समाज का सबसे अच्छा व्यक्ति होता है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है, उनकी रचनाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि समाज में सुधार और जागरूकता लाने के लिए लिखी गई थी। लेकिन आज के इस डेट में, आज के इस समय में लोग मर चुके हैं, बिल्कुल भी जागरूकता लाने का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं। इसके प्रति कोई भी अगर समाज में खराब काम होता है तो उसके प्रति समाज के जो लोग होते हैं वो बिल्कुल भी अपनी आवाज़ को उठाते नहीं है, उस पर प्रतिबंध बिल्कुल भी लगाते नहीं है। ठीक है, आगे है मुंशी प्रेमचंद का प्रभाव। मुंशी प्रेमचंद का प्रभाव दोस्तों इसमें जानना है, इसमें है प्रेमचंद की रचनाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितने उनके समय में थी। दोस्तों जिस समय मुंशी प्रेमचंद ने जन्म लिया था, जिस समय मुंशी प्रेमचंद जी का वक्त था, जिस समय दोस्तों मुंशी प्रेमचंद कविताओं की रचना कर रहे थे, कहानियों की रचना कर रहे थे, उपन्यासों की रचना कर रहे थे, जिस समय वो फेमस थे, वो दोस्तों आज भी उतना ही फेमस है। आज भी लोग उन्हें उतना ही सम्मान देते हैं, उतना ही उनको दोस्तों प्रतिष्ठा देते हैं। उनके पात्र चाहे वो होरी हो, हमीद हो या घिसू और माधव जैसे चरित्र, सभी हमारे समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। हमारे समाज में ऊंच नीच भेदभाव की जो दोस्तों भावना रहती है उनको वो उजागर करते हैं। ठीक है, उनकी कहानियाँ हमें यह समझाती है कि साहित्य केवल शब्दों का खेल नहीं बल्कि समाज का दर्पण है। साहित्य क्या है दोस्तों? साहित्य केवल शब्दों का खेल नहीं बल्कि समाज का दर्पण है, जिसमें हम लोगों को देखना है। अगर उस दर्पण में कोई अगर त्रुटि है तो हमें उन त्रुटियों को दूर
करना है। ठीक है, अब आते हैं निष्कर्ष में, जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट भाग है। इसमें कहा जा रहा है मुंशी प्रेमचंद मेरे प्रिय लेखक इसलिए हैं। अब यहाँ पर कारण दोस्तों कि मुंशी प्रेमचंद आपके प्रिय लेखक क्यों हैं। कहा जा रहा है मुंशी प्रेमचंद मेरे प्रिय लेखक इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने समाज की सच्चाई को बिना किसी संकोच के व्यक्त किया और हमें सोचने पर मजबूर किया कि हम अपने जीवन और समाज में किस प्रकार के बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपने समय में समाज में जो भी कृतियाँ देखी थी, समाज में जो बुराइयाँ देखी थी, समाज में होने वाले जो भेदभाव थे उसे जो देखी थी, उनको दोस्तों उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से बयां किया, अपने कहानियों के माध्यम से बयां किया। कहानियों, उपन्यासों और कविताओं के माध्यम से बयां इसलिए किया ताकि आने वाली पीढ़ी इससे परिचित होकर समाज में होने वाली जो बुराइयां हैं उससे पर प्रतिबंध लगा सके, उसे रोक सके, समाज में उसे फैलने से दोस्तों रोक सके। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी रचनाएं हमें ना केवल पढ़ने के लिए प्रेरित करती है बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी का बोध भी कराती है। वे वास्तव में हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट थे और उनकी लेखनी हमेशा जीवंत रहेगी, यानी कि हमेशा अमर रहेगी। दोस्तों, आज हम जिंदा है तब भी मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ते हैं। जब दोस्तों हम जिंदा नहीं रहेंगे, आने वाली जो नई पीढ़ी होगी वो भी क्या करेंगे, उनकी कहानियाँ पढ़ेंगी। आने वाली जो अगली पीढ़ी होगी वो भी उनकी कहानियाँ पढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद रह ना रहे, हम रह ना रहे, आने वाली जो पीढ़ी है वो भी रह ना रहे। दोस्तों, जो आने वाली लगातार जो पीढ़ी होगी, जब तक दोस्तों ये संसार चलते रहेगा, जब तक संसार में लोग जन्म लेते रहेंगे, जब तक हमारा हिंदी साहित्य रहेगा, जब तक संस्कृत साहित्य रहेगा, जब तक उर्दू साहित्य रहेगा, जब तक दोस्तों मैथिली साहित्य रहेगा, तब तक मुंशी प्रेमचंद का नाम लिया जाएगा और उनके द्वारा लिखे गए जो कथाएं हैं उनका दोस्तों स्मरण किया जाएगा, उनसे ज्ञान लिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी जानकारियां मिली होंगी। आपने इस निबंध के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद से संबंधित बहुत से रचनाओं के बारे में जाना होगा। अगर दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।